Good morning, dear students. I am Dr. Pradeep, Assistant Professor of Defense Studies from Government College, बोंद कला। आज हम हमारे बीए फिफ्थ सेम के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की भू कूटयोजनात्मक स्थिति। आप इसको भारत की भू स्त्रातजिक स्थिति भी कह सकते हैं। अगर आपको भू कूटयोजनात्मक के बारे में पूछा जाए या भू स्त्रातजिक स्थिति के बारे में पूछा जाए तो समझ लीजिए मीनिंग एक ही है। शुरू करते हैं। सबसे पहले भू कूटयोजनात्मक स्थिति के बारे में जानने से पहले हमें भू कूटयोजना शब्द का मीनिंग समझना है। या ये जो जियो स्ट्रेटजिक वर्ड है, ये दो शब्दों के मेल से बना है, जियो और स्ट्रेटजी। जियो का अर्थ होता है भू, जैसे भूगोल में ज्योग्राफी के अंदर आता है वो भूगोल। इसी प्रकार जियो का अर्थ है यहाँ पर भू, यानी भूगोल, भूमि की बनावट से। और स्ट्रेटजी यानी कि कुटयोजना। कुटयोजना या स्ट्रैटेजी भी आप कह सकते हैं, सामरिक विवेचना भी आप कह सकते हैं। तो जियो प्लस स्ट्रेटजी, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है जियो स्ट्रेटजी, यानी कि भू कुटयोजना या भू स्ट्रैटेजी। अब भू शब्द के अंदर हम किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, यानी कि भूगोल के आकार, सीमा, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, यातायात, संचार, खनिज, वनस्पति आदि, इन सभी तत्वों के बारे में हम पढ़ते हैं। और कुटयोजना शब्द का अर्थ है ऐसी परिस्थितियां बनाना, ऐसी परिस्थितियां बनाना जिससे कि युद्ध के दौरान हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें और शत्रु को ज़्यादा से ज़्यादा हानि उठानी पड़े। स्ट्रेटजी का मीनिंग ये हुआ कि हमें भूगोल की इस प्रकार से सभी तत्वों की जानकारी हो कि हमारी युद्ध के लिए बनाई जाने वाली स्ट्रेटजी के लिए हम भूगोल का भरपूर प्रयोग कर सके अपने फायदे के लिए, ताकि जीत के आसार हमारे पक्ष में हो और शत्रु पक्ष को इन सब कारणों की वजह से हानि उठानी पड़े। आगे चलते हैं। जनरल वेवल ने जो भू कुटयोजनात्मक शब्द के बारे में जो लिखा है कि भू कुटयोजना से अर्थ किसी राष्ट्र या क्षेत्र विशेष की युद्ध कौशलात्मक स्थिति, उसके वातावरण, जलवायु, भूमि की बनावट, खनिज पदार्थ, प्राकृतिक स्रोतों आदि द्वारा प्रभावित स्थिति है। उन्होंने एक परिभाषा और भी दी है, एक लाइन और लिखी है उन्होंने कि किसी भूमि का भूगोल वहाँ की लड़ाई का स्वरूप निश्चित करता है। कैसे निश्चित करता है कि अगर किसी सेना को या सेनापति को युद्ध स्थल के लिए वहाँ की भूमि का पूर्ण रूप से ज्ञान है कि भूमि कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, मौसम कैसा है, तो ये लड़ाई के स्वरूप को निश्चित करता है कि भाई युद्ध के लिए आप जिस जगह पर युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसके अंदर उसके वहाँ की आपको सभी भौगोलिक दशाएं, सारी जानकारियां हैं, तो ये चीज़ आपकी जीत और हार को निश्चित करेगी। अगर आपको भूगोल का प्रॉपर ज्ञान होगा, वहाँ की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान अच्छे से होगा, तो आप जीत के आसार बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको वहाँ की चीज़ का पहले ज्ञान नहीं होगा तो ये चीज़ फिर हमारी हार का कारण भी बन सकती है। फिर है कि इस भूकूट योजना के लिए किसी भी राष्ट्र को कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि भूकूट योजना सिर्फ एक ही वर्ड है, इसके अंदर बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ऐसे तत्व हैं जिनका सभी का ज्ञान हमें होना चाहिए। उनमें सबसे पहला तत्व क्या है? भौगोलिक स्थिति। इस भौगोलिक स्थिति में जैसे सबसे पहला पॉइंट है भाई भारत की भौगोलिक स्थिति, यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। पढ़ते हैं इसके बारे में। हमें पता है कि हमारा देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में भी उत्तरी गोलार्ध में, यानी भूमध्य रेखा से, और जो नीचे का हिस्सा वो है दक्षिणी गोलार्ध। हम
यानी हमारा देश इंडिया भूगोल में, अगर उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम उत्तरी गोलार्ध में और एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। और हमारे देश में जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, ये हमारे देश के मध्य से गुजरती है। इसी प्रकार जो एक दूसरी रेखा है 23.5 डिग्री मकर रेखा, वो दक्षिणी गोलार्ध में है, लेकिन हमारे देश के अंदर से कर्क रेखा गुजरती है क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। और हमारे देश की जो स्थिति है वो क्या है कि जो अक्षांश और देशांतर होते हैं, अक्षांश रेखाएं यानी कि जो पड़ी हुई रेखाएं हैं, और देशांतर रेखाएं जो खड़ी रेखाएं होती हैं, इनमें हमारे देश की लोकेशन क्या है कि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, ये हमारे देश की अक्षांशीय स्थिति है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में, और देशांतर रेखाओं के बीच में ये हमारी स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री पश्चिमी पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अब ये देखिए यहाँ पर पूर्वी लिखा हुआ है, पश्चिमी नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से 0 डिग्री भूमध्य रेखा उससे ऊपर के हिस्से वो हमारे पृथ्वी को, ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, इसी प्रकार से जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री जो कि इंग्लैंड के बीच से गुजरती है, हम उसके राइट साइड में यानी कि पूर्व में हैं, इसलिए हमें ये पूर्वी देशांतर बताया गया है। ये हमारे देश की भौगोलिक स्थिति है। फिर है हमारे देश के पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इसके अलावा जो है हमारा देश दक्षिण में हिंद महासागर से भी लगता है भाई, जहाँ पर हिंद महासागर जो कि विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है, ये हमारे देश के दक्षिण में है। फिर उत्तर से दक्षिण तक हमारे देश की लंबाई कितनी है? लंबाई हमारी उत्तर से यानी कि ऊपर जम्मू कश्मीर से नीचे कन्याकुमारी तक ये 3214 किलोमीटर, ये हमारी उत्तर से दक्षिण तक यानी ऊपर से नीचे के हिस्से की लंबाई है। और हमारे देश की चौड़ाई जो है वो पूर्व से पश्चिम, पूर्व यानी जो अरुणाचल प्रदेश है उस तरफ से लेकर पश्चिम गुजरात की तरफ, इसके बीच की हमारी जो दूरी है, मैक्सिमम दूरी, वो है 2933 किलोमीटर। ये हमारे देश की लंबाई और चौड़ाई है। और हमारे देश का कुल क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि क्षेत्रफल हमेशा ही वर्ग किलोमीटर में लिखा जाता है, क्योंकि अगर आप इसको किलोमीटर लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान रखें। और इसके बाद हमारे देश की जो सीमाएं हैं वो 2 प्रकार की सीमाएं हैं, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। हमारे देश की स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर। वो 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा कैसे कि गुजरात से शुरू होकर ऊपर जो पाकिस्तान से लगता हुआ एरिया, थोड़ा सा अफगानिस्तान से, फिर चीन से, नेपाल से, ये इन देशों के चारों तरफ में घूमकर जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, पश्चिम बंगाल के पास तक जो स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं हम, जो दूसरे देशों से लगती हुई सीमा है, इसकी लंबाई है ये टोटल 15,200 किलोमीटर। और जो हमारा समुद्री सीमा है या समुद्री तट है वो है हमारा 7,516 किलोमीटर, मतलब नीचे वाला वो हिस्सा जो हमारा पानी को छूता है। ये हमारे देश की भौगोलिक स्थिति है। और इसके साथ हमारे पड़ोसी देश भी जो है आएंगे, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर आप आगे चलिए कि कर्क रेखा भारत के ठीक मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा अभी हम बात कर रहे थे जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है, वो हमारे देश के मध्य से गुजरती है। और 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इससे पूर्व और पश्चिम के भागों के समय में प्रति देशांतर 4 मिनट का अंतर रहता है। ग्रीनविच रेखा से यह देश की प्रमाणिक समय निर्धारण रेखा भी है, यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो विश्व में समय निर्धारण का काम करती है। उसको बोलते हैं इंटरनेशनल टाइमलाइन, यानी कि इंटरनेशनल टाइमलाइन, जिसको 0 डिग्री से माना गया है। और वो इंग्लैंड में
के बीच से गुजरती है, एक ग्रीनविच नामक जगह से, इसलिए उसको जीएमटी बोलते हैं, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। आप कभी भी इंटरनेशनल समय सारणी के अनुसार हमारा समय जो देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर में जैसे टाइम पे क्लिक करेंगे तो देखते हैं जो उसमें हमारा टाइम जोन है वो 5.5 घंटे प्लस मिलेगा आपको। और फिर हमारे चारों महानगरों के नाम उसमें लिखे मिलेंगे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। इससे क्या पता लगता है कि जो 5.5 घंटे प्लस है, वो प्लस इसलिए है कि हम पूर्व दिशा में हैं। अगर हम 0 डिग्री से लेफ्ट साइड में होते तो हम माइनस की तरफ समय में चलते, और इधर हम पूर्व दिशा में हैं तो राइट साइड में है, इसलिए हम प्लस की उसमें है। और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो हमारे देश की समय निर्धारण रेखा है। ठीक है, ये हमारे देश की है थी भौगोलिक स्थिति, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, भारत का क्षेत्र विस्तार। इस क्षेत्र विस्तार में क्या है, वही चीज़ें दोबारा से बताई गई हैं कि हम उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई 3,214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई है वो है 2,933 किलोमीटर। और जो पूर्व संपूर्ण क्षेत्रफल हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर से स्थलीय और जलीय सीमा की लंबाई यहाँ पर बताई गई है। और हमारे देश के जो दक्षिण में सॉरी बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर में यानी कि लेफ्ट साइड में वो है लक्षद्वीप। ये भारत के ही हिस्से हैं, ये भारत के ही क्षेत्र में गिने जाते हैं। इसलिए भारत की कुट योजनात्मक स्थिति एक महत्वपूर्ण स्थिति अपनी जाहिर करती है। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा जलवायु, क्लाइमेट। जलवायु किसी भी क्षेत्र के ऊपर, किसी भी नागरिक के ऊपर, किसी भी जनजाति के ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। जलवायु और मौसम ये दो शब्द हैं, यानी कि क्लाइमेट और वेदर, लेकिन इन दोनों शब्दं के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है कि मौसम जो है कम समय अवधि की भौगोलिक दशाओं को का अध्ययन होता है। मान लीजिए एक हफ्ते के दौरान जो जलवायु की दशाएं जो बदली, आप उसको मौसम कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई अगर मान लीजिए आज बादल छाए हुए हैं या बारिश होगी, भाई आज मौसम बारिश का है या मौसम खराब है, हम ये नहीं कह सकते कि आज जलवायु खराब है। लेकिन जलवायु जो है, जलवायु कई सालों की अवधि के दौरान नोट की गई मौसमी दशाएं हैं। इसलिए मौसम और जलवायु में मुख्य अंतर क्या है कि मौसम कम समय के अंतराल की के परिवर्तन को हम गिनेंगे या कहेंगे, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक के अंतराल को या मौसमी दशाओं के अध्ययन को हम जलवायु कहेंगे। और जलवायु किसी भी क्षेत्र में अपना व्यापक प्रभाव डालती है। जैसे भारत में है सब तरह के मौसम है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, वर्षा ऋतु है, ये सब चीज़ें हैं। एक तरफ हमारे देश में सियाचिन ग्लेशियर जैसी ठंडी जगहें भी हैं जहाँ पर -50 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है, और दूसरी तरफ हमारे देश में राजस्थान जैसी मौसमी दशाएं भी हैं जहाँ पर गर्मियों में 50 डिग्री तक तापमान चला जाता है। इससे भी 2-4 डिग्री ऊपर भी पहुँच जाता है कई बार। कहीं पर हमारे देश में कच्छ जैसे दलदली इलाके भी हैं, कहीं पर प्लेन एरिया भी हैं। सब तरह की जो ये चीज़ें हैं ये जलवायु का ही प्रभाव है। और ये जितने प्रकार के मौसम या जलवायु हमारे देश में हैं, ये सब चीज़ें हमारे नागरिकों पर भी प्रभाव डालती है। इसीलिए हमारे भारत के जो सैनिक हैं वो सभी मौसम में लड़ने के लायक बन पाते हैं, क्योंकि अपने कार्य को तरीके से करने की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, सीमा यानी कि बाउंड्री। बाउंड्री जो है वो एक, ये कह सकते हैं दो राष्ट्रों या दो राज्यों या दो हिस्सों के बीच की वो रेखा है जो उन दोनों को अलग करती है, वो सीमा रेखा है। क्या है कि भारत की सीमा पश्चिम की ओर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है, तथा पूर्व में भूटान, म्यांमार,
जिसको पहले बर्मा बोलते थे, तथा बांग्लादेश से मिली हुई है। ये भारत की बाउंड्रियां हैं। और अगला पॉइंट जो है हमारा वो है सीमांत, फ्रंटियर। देखिए सीमा और सीमांत में थोड़ा सा ही फर्क है। वो फर्क क्या है कि सीमा एक रेखा है, लेकिन सीमांत जो है वो सीमा के पास लगने वाला क्षेत्र है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जो JRV प्रेस्कॉट महोदय ने एक सेंटेंस लिखा है इसमें कि बाउंड्री इज ए लाइन, फ्रंटियर इज ए जोन। बाउंड्री इज ए लाइन, फ्रंटियर इज ए जोन, यानी सीमा एक रेखा जबकि सीमांत एक क्षेत्र है। और भारत का सीमांत जहाँ एक और बर्फीले क्षेत्र से जुड़ा है तो दूसरी ओर घने जंगलों से है घिरा है। एक तरफ कच्छ का दलदल है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर और हिंद महासागर तक का क्षेत्र भारत की के सीमांत क्षेत्र हैं, और जो कि हमारे तीनों प्रकार की सेनाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी का निभाने का क्षेत्र माना जाता है। और ये जो विभिन्न प्रकार के सीमांत हैं, ये सीमांत हमारे तीनों सेनाएं यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों की जिम्मेदारियों को तो बढ़ाती ही हैं, साथ ही हमारे देश की जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है, स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है, उसको भी बढ़ाती हैं। इसलिए हमें इन सब का जो अच्छे से, इन सब के बारे में हमें अच्छे से पता होना जरूरी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राकृतिक। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज। भूकूट योजनात्मक दृष्टि से भारत के पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन हैं जो कि हमारी आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में सहायक होते हैं। और ये प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, जो कि शॉर्ट में हम देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहला भू संसाधन यानी लैंड रिसोर्स। दूसरा वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्स। तीसरा खनिज संसाधन, मिनरल्स रिसोर्सेज। तीसरा है ऊर्जा संसाधन, जो ऊर्जा देने का काम करते हैं, पावर रिसोर्सेज। जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। और मत्स्य संसाधन यानी कि फिश रिसोर्सेज। ये सभी हमारे प्राकृतिक संसाधन है। ये देखिए, संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। इन दोनों में फर्क है। फर्क क्या है कि प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, जो ऑलरेडी कुदरत ने, प्रकृति ने हमें दिए हैं वो संसाधन। और कृत्रिम संसाधन वो होते हैं जिनको हमने बनाया है, यानी कि मानव निर्मित संसाधन भी आप कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सड़क बना दी, कोई पुल बना दिया, तो वो कृत्रिम है। उसे इंसान ने, आदमी ने बनाया है, वो मानव निर्मित है, वो प्राकृतिक नहीं। लेकिन नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, तो वो प्राकृतिक है, क्योंकि उसे हमने नहीं बनाया, वो ऑलरेडी प्रकृति ने हमें दी है। फिर आगे चलते हैं। यातायात साधन। यातायात के साधन जो है आज के समय में कुट योजना या स्ट्रैटेजी के विषय पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं, क्योंकि जो यातायात के साधन है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को तो मजबूत करते ही हैं, आधार प्रदान करते ही हैं, साथ में हमारे यौद्धिक गतिविधियों को भी काफ़ी प्रभावित करते हैं। आप देख सकते हैं, सॉरी, आप जानते हैं कि पहले के मुकाबले में और आज के मुकाबले में युद्धों में गतिशीलता काफ़ी हद तक बढ़ी है। वो किस लिए बढ़ी है कि पहले हमारे पास हम इतने तेज तर्रार साधन नहीं थे, यातायात के साधन नहीं थे। पुराने टाइम की, हम प्राचीन युग की अगर हम बात करते हैं तो सेनाओं को दूरी भी पैदल तय करनी पड़ती थी, चाहे वो उनको कितने किलोमीटर जाना हो, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, हफ्ता लगे, महीना लगे। लेकिन आज के टाइम में दूरी पार करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास यातायात के संसाधन इतने हैं। चाहे वो स्थलीय यातायात है, वायु यातायात है, जल यातायात है, ये सभी जो यातायात के साधन है ये हमें यौद्धिक गतिशीलता प्रदान करते हैं और हमारी कुट योजना को, स्ट्रेटजी को कामयाब बनाने में सहायक हैं। और इनसे हम जो है कम समय में ज़्यादा एक्टिविटीज कर सकते हैं।
क्योंकि जो समय हमारा पैदल चलने में नष्ट होता था वो आज हमारे व्हीकल्स आसान कर देते हैं। और जैसे स्थलीय यातायात है उसमें दो चीज़ें शामिल है, सड़क रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट। सड़क यातायात वो इसमें आपके गाड़ियां हैं, व्हीकल है, ट्रक हैं, बसेज हैं। रेल यातायात जिसमें सिर्फ रेल को ही रेलवे डिपार्टमेंट है या रेलवे लाइन है, रेल यातायात से यानी कि सिर्फ रेल को ही आप उसमें काउंट कर सकते हो, क्योंकि रेल के मार्ग पे दूसरी कोई चीज़ नहीं चल सकती। लेकिन सड़क के ऊपर कई तरह के व्हीकल चल सकते हैं। वायु यातायात जो हमारे एयर ट्रांसपोर्ट हैं, अब जैसे सेना में, एयरफोर्स में भाई हेलीकॉप्टर भी है, फाइटर प्लेन भी है, लेकिन कुछ ट्रांसपोर्ट प्लेन भी हैं, ऐसे ऐसे मालवाहक विमान भी हैं जो हमारी सेना के सामान को भर के जल्दी से जल्दी कम समय में दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। जल यातायात जैसे शिप हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। और वाटर ट्रांसपोर्ट में भी दो तरह के हैं, वाटर स्पेस जो पानी की सतह पर चलते हैं और दूसरे पानी के अंदर, अंडर वाटर ट्रांसपोर्ट। ये सभी जो है यातायात के साधन हमारे देश के महत्व को, हमारी सेनाओं की जिम्मेदारी को बढ़ाते हैं। फिर आखिरी पॉइंट है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। देखिए किसी भी देश को मजबूत व्यवस्था प्रदान करने में उसके नागरिकों का काफ़ी हद तक सहयोग होता है और ये ज़रूरी भी है। आपको पता होगा, जो अगर हम वर्ल्ड के जनसंख्या के अध्ययन करें तो हमारा देश दूसरे नंबर पर आता है। सबसे पहले नंबर पर चीन की गिनती होती है और दूसरे नंबर पर हमारे इंडिया की गिनती होती है। लेकिन अब कई बार ये भी बात आती है कि भाई इंडिया की गिनती तो दूसरे नंबर पर है, लेकिन हम इस चीज़ को ये नहीं कि इसके सारे फायदे हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। अब हम क्षेत्रफल का अगर कंपैरिजन करते हैं दूसरे देशों के साथ, तो चीन का क्षेत्रफल हमारे से 3 गुना है, अमेरिका का क्षेत्रफल, कनाडा का क्षेत्रफल हमारे से ज़्यादा है। और जिन देशों की जनसंख्या उनके क्षेत्रफल के हिसाब से रही है वहाँ पर जो है विकसित जीवन स्तर ज़्यादा आपको मिलेगा। हमारे देश के क्षेत्रफल के अनुसार हमारी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, जो कि इतने नहीं होने चाहिए। लेकिन जनसंख्या में ये भी चीज़ मायने रखती है कि वो जनसंख्या है कैसी। जनसंख्या के अंदर दो प्रकार के तत्व होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आपके जनसंख्या को दो भागों में बांट सकते हैं, एक गुणात्मक जनसंख्या और दूसरी संख्यात्मक जनसंख्या। गुणात्मक जनसंख्या में क्या है कि जनसंख्या का वो हिस्सा जो कि एजुकेटेड है और देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाता, चाहे वो साइंस रिसर्च में है, चाहे वो सेनाओं में है, चाहे वो और प्राइवेट फील्ड में है, देश को चलाने वाली संस्थाओं में काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर चलाने वाली संस्थाओं में काम कर रहे हैं। जो देश के किसी भी प्रकार से ऐसे कार्य में संलिप्त है कि जो उनको औरों से थोड़ा सा प्रमुख बनाता है और उसे स्पेशल बनाता है। और दूसरा संख्यात्मक जनसंख्या। ये संख्यात्मक जनसंख्या क्या है कि जनसंख्या की संख्या में ज़्यादा वृद्धि होना। और भारत की जनसंख्या में क्या है, दोनों प्रकार की जनसंख्या है, संख्यात्मक भी है और गुणात्मक भी है। भाई ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ से ऊपर है तो हमारे यहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, भाई साइंस और रिसर्च में हमारा जो है कोई उपलब्धि नहीं है, हमारे देश की सेनाओं में कोई आधुनिकता नहीं है, या हमारे देश के सिस्टम को चलाने में दिक्कतें हैं। हमारे यहाँ पर सब चीज़ें हैं, वो गुणात्मक भी हैं और संख्यात्मक भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि गुणात्मक जनसंख्या हमारी कम है और संख्यात्मक जनसंख्या हमारी ज़्यादा है। लेकिन भारत का अगर आकार की बात करते हैं तो जनसंख्या को देखते हुए कि भारत का आकार ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, क्योंकि हमारा वर्ल्ड लेवल पर अगर आप देखते हैं तो भारत से छोटे देश भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे और आपको भारत से बड़े देश भी काफ़ी मिल जाएंगे। जैसे रूस है, चीन है, कनाडा है, यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये सब चीज़ देश जो है हमारे देश से
ज़्यादा है। और वर्ल्ड की 16% जनसंख्या, वर्ल्ड की टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 16% हमारे क्षेत्र में रहती है, जो कि, और हमारा क्षेत्र कितना है पूरे वर्ल्ड का, 2.42%। इसलिए जो हमारी वर्तमान जनसंख्या है, इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि भारत की जनसंख्या यहाँ पे लिखी है वो 102 करोड़ लिखी है, लेकिन ये सन 2001 की गिनती है। उसके बाद 2011 में भी गिनती हुई, और अब फिलहाल में जो स्थिति चल रही है भारत की जनसंख्या वो 125 करोड़ से, 130 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, जो कि नई जनसंख्या वृद्धि में शायद ये डाटा आप लोगों के सामने आए। फिर ये जो पॉइंट थे अभी तक, ये सभी हमने वो 8 पॉइंट पढ़े जो कि किसी देश की भू कूट योजना या भू को समझने के लिए, बनाने के लिए उसके जो भौगोलिक तत्व है वो जरूरी है। वो सभी ये तत्व थे जो 8 अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए, वो भौगोलिक तत्व जिन जो कि किसी देश की कूट योजना पर, स्ट्रेटजी पर या उसके स्ट्रैटेजिक महत्व पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, बाउंड्रीज ऑफ इंडिया यानी भारत की सीमाएं। भारत की सीमाएं जो हैं वो दो प्रकार की सीमाएं हैं, एक स्थलीय और दूसरी जलीय। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि सीमाएं होती कितने प्रकार की हैं। ये सीमाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक सीमाएं और दूसरी कृत्रिम सीमाएं। अभी हम संसाधन की बात कर रहे थे, जैसे प्राकृतिक संसाधन और कृत्रिम संसाधन होते हैं, उसी प्रकार से सीमाएं भी दो प्रकार की होती है। प्राकृतिक सीमाएं वो हैं जो प्रकृति के द्वारा ही निर्मित हैं, उनको बदलने, उनको बनाने में मानव का कोई हाथ नहीं है। लेकिन कृत्रिम सीमाएं वो हैं जो कि मनुष्य ने बनाई है, मनुष्य ने निर्धारित की है। इसमें संधियाँ युद्धों के द्वारा या उनके बाद होने वाले जो जो समझौते हैं उससे कुछ और कृत्रिम चीज का निर्माण किया गया। जैसे भारत और चीन के मध्य मौन रेखा, पाकिस्तान और भारत के मध्य जो है LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल है। इस प्रकार की जो सीमा रेखाएं हैं ये मानव निर्मित है, यानी कृत्रिम सीमाएं हैं। फिर आगे चलते हैं भारत की सीमाएं। इनमें सबसे पहले स्थलीय सीमाएं। स्थलीय सीमाएं कौन सी है? जो भारत का दूसरे पड़ोसी देशों के साथ जो सीमा लगती है वो है हमारी स्थलीय सीमा। और ये स्थलीय सीमा, इसकी कुल लंबाई हमने भी पीछे पढ़ी थी भारत के क्षेत्रफल में, 15,200 किलोमीटर लंबी है। इस 15,200 किलोमीटर लंबी सीमा में हम जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन देशों के साथ लगने वाली सीमा को पढ़ते हैं। इन सब चीज़ों को हम गिनते हैं। जैसे स्थलीय सीमा से स्पष्ट है कि वो ही सीमा सिर्फ इसमें गिनी जाएगी जो लैंड से कनेक्टेड है, ज़मीन से जुड़ी हुई है, स्थल से जुड़ी हुई है। अगर कोई चीज़ स्थल की बजाय पानी से जुड़ी है तो वो जलीय सीमा में काउंट होगी। अगला पॉइंट यहाँ पर यही है, वाटर बाउंड्रीज यानी जलीय सीमाएं। ये जलीय सीमा जो है ये हमारे देश की कुल 7,516.5 किलोमीटर है। यहाँ पर इस पैरे में आपको दिखाई दे रहा है 7,577 किलोमीटर लिखा हुआ है, क्योंकि सीमाएं जो हैं वो देखो 516 और 577, हालांकि इसमें कई किलोमीटर का अंतर हो गया, लेकिन भाई तट है तो हम ये नहीं कह सकते कि तट हमेशा स्थिर रहेगा। वो कभी कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है। और ये तटीय सीमाएं या जलीय सीमाएं हमारी कौन सी है? जो कि सिर्फ जल से सटी हुई हैं, जो हमारे समुद्री तट हैं। जैसे आप लेफ्ट साइड से अगर देखोगे, गुजरात के कांडला बंदरगाह के पास से शुरू होकर इधर पश्चिम बंगाल के पास कलकत्ता तक, ये जो दक्षिणी एरिया को भी इसमें कवर करती है। ये जो पानी से लगा हुआ जितना भी एरिया, ये हमारी जलीय सीमा है जो कि हमारे देश के दक्षिणी भाग में स्थित है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, भारत के पड़ोसी देश। ये जो भारत के पड़ोसी देश हैं
यानी कि पड़ोसी देशों की बात अगर हम करने लग जाते हैं, सबसे पहले हमारे पड़ोसी देशों में गिने जाते हैं पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, ये सब। लेकिन ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 3 देश हमारे पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा जो है और भी कुछ अन्य देश हैं जो हमारे देश की सीमा को छूते हैं। जैसे भारत, आप इस मैप में देख सकते हैं, उत्तर में राजस्थान के पास लेफ्ट साइड में देखेंगे पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है, फिर जम्मू कश्मीर से राइट साइड में आते हैं कि चीन लोक गणराज्य लिखा हुआ है, यहाँ पे चीन की सीमा हमारे देश को छूती है। फिर एक छोटा सा देश है नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू। ये कई बार आपके पेपर में छोटे क्वेश्चन में भी मिल जाता है कि हमें अपने पड़ोसी देशों की राजधानियों के नाम भी पता होने चाहिए। ये नेपाल और आगे जो है भूटान, जिसकी राजधानी थिम्पू, ये देश भी हमारे पड़ोसी देश है। और नेपाल के साथ तो हमारा सड़क मार्ग से ही काठमांडू जो है राजधानी है उसको जोड़ा गया है। इवन नेपाल जाने के लिए भारतीय नागरिकों को या नेपाल के नागरिकों को आने के लिए ये नहीं कि और देशों की तरह वीज़ा वीज़ा की ज़रूरत होगी, ऐसा कुछ नहीं है इन दोनों देशों के आवागमन के बीच। फिर आगे एक छोटा सा स्टेट है, सॉरी छोटा सा कंट्री है भूटान, ये भी हमारा पड़ोसी देश है। फिर इसके साथ में नीचे हम देख रहे हैं बांग्लादेश, ये भी हमारा पड़ोसी देश है जो कि इस लेफ्ट साइड से पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ, और राइट साइड में जो है असम और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब से इसकी सीमाएं लगती हैं। और बांग्लादेश वही देश है जो कि भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध के बाद अस्तित्व में आया है। जब 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो उसके 3 दिन के बाद 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को, सॉरी इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, भारत ने इसको एक नए राज्य का दर्जा प्रदान किया था कि आज से ये पूरी पाकिस्तान के नाम से नहीं, बांग्लादेश के नाम से जाने जाएंगे। इसलिए बांग्लादेश का अगर कभी भी आपको क्वेश्चन मिले कि बांग्लादेश कब एक स्वतंत्र राज्य बना, तो आपका जवाब क्या होगा? 6 दिसंबर 1971। और इन देशों के साथ में ही जो है राइट साइड में कुछ और एशियन कंट्रीज भी है, जैसे म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम, ये सभी भारत के पूर्व में लगते हैं, जो कि हमारे पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं। और फिर दक्षिण में की हम बात करते हैं तो भारत के दक्षिण में समुद्र के बीच में एक टापू के रूप में बसा हुआ देश है श्रीलंका, इसकी राजधानी है कोलंबो। और ये एक ऐसा देश है जो कि भारत के दक्षिण में है और एक समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसको आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं भारत का सामरिक महत्व, जो कि हमारा टॉपिक भी है कि भारत का भू कूटयोजनात्मक स्थिति या भारत की भू स्ट्रैटेजिक स्थिति। तो भाई भारत का स्ट्रैटेजिक महत्व या सामरिक महत्व भी हमें पता होना चाहिए। कहते हैं कि जब ब्रिटेन का शासन हमारे देश में था, तो उस समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मेरा कहने का मतलब ये है, ब्रिटेन के शासन के दौरान नहीं, ब्रिटेन का जब यहाँ पर आधिपत्य कायम हुआ, तो उससे पहले जो स्थिति थी भारत की, वो इतनी धन धान्य से भरपूर थी कि प्राचीन काल में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के बाद ये जो हमारे देश में बदलाव आए कि भाई सभी संसाधनों का उन्होंने खूब दोहन किया और अपने देश के फ़ायदे के लिए उनको यूज किया, तब के बाद से भारत की पहले जैसी स्थिति नहीं रही। लेकिन आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो विश्व स्तर पर जो बदलाव हुए हैं, वो भारत के स्ट्रैटेजिक महत्व को, सामरिक महत्व को काफ़ी विशेषता प्रदान करते हैं, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसमें स्थलीय सीमाएं भी लगती है और जलीय सीमाएं भी लगती है।
तो जलीय व्यापार भी यहाँ पर संभव है और स्थलीय व्यापार भी यहाँ पे संभव है। फिर दूसरी बात है, अगर वो विश्व के दूसरे समुद्री जहाज व्यापार मार्ग के लिए अगर जाते हैं तो भारत की बंदरगाहों का प्रयोग करते हैं, या फिर अगर हवाई मार्ग से यात्राएं चल रही हैं, चाहे वो एशिया के दूसरे देशों के साथ है या कोई ये हवाई यात्रा लंबी चल रही है भाई, एशिया के कंट्री से लेकर और अफ्रीकन कंट्रीज या और यूरोपियन कंट्रीज तक उन्हें जाना है, तो भी वो भारत के हवाई मार्ग का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से भारत की जो स्थिति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम व्यापारिक स्तर से या आवागमन के स्तर से अगर देखें तो भारत का एक अच्छा सामरिक महत्व बनता है। और भारत के जो एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति है कि ये माना जाता है कि एशिया महाद्वीप में अगर चीन जैसे देश की तुलना की जाए तो चीन के बाद दूसरे नाम पर भारत का ही आता है, जो कि इस महाद्वीप में थोड़ा सा विकसित कगार पर है। फिर है एक इसमें लिखा है कि भारत अपनी भूकूट योजनात्मक महत्व के कारण ही दक्षिण एशिया का एक अग्रणी देश है। बिल्कुल यही बात अभी हम कर रहे थे साथ में। फिर दक्षिण एशिया सहयोग संगठन ब्रैकेट में लिखा शार्क की स्थापना इसका एक प्रमाण है। शार्क जो है एक ऐसा संगठन है जो कि इसका नाम से स्पष्ट है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं SAARC, यानी साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये शार्क जो है भारत इसका सदस्य है, और शार्क के जो देश हैं वो सभी दक्षिण एशिया के, यानी कि एशिया महाद्वीप के जो दक्षिणी हिस्से में जो कंट्रीज हैं उन सब से मिलकर बना है, जो कि हमारे वैल्यू को, हमारे देश के रेपुटेशन को, इसकी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस को बढ़ाते हैं। और जो हमारे देश में के पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध हैं उसमें कुछ ऐसे भी हैं, जैसे पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे युद्ध भी हुए हैं। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, और पाकिस्तान के साथ तो 4 बार युद्ध हो चुका है, 1948 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में। लेकिन इनके बावजूद भी कुछ और अन्य राष्ट्र हैं जिनके साथ हमारे संबंध मधुर हैं, और जो भारत की एक विशेषता प्रदान करती हैं, भारत की शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने में या शांतिपूर्ण भूमिका बनाने में, पहचान बनाने में इसको सहयोग प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की एक अलग पहचान है कि भारत एक शांति प्रिय देश है, और यूएनओ का सदस्य होने के नाते भी भारत की इमेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी अच्छी है। फिर जो हिंद महासागर है वो हमारे देश के दक्षिण में जो लगता है, और हिंद महासागर में पूरे विश्व का 40% तेल निकलता है, और पूरे वर्ल्ड का 40% तेल यहाँ से निकलने के कारण भारत की स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि विश्व के सभी दूसरे देश इस मौके की तलाश में रहते हैं कि हम वहाँ के संसाधनों का ज़्यादा दोहन करें। और क्योंकि तेल आज के 21वीं शताब्दी में, या फिर वर्तमान स्थिति आप कह सकते हैं, उसमें अर्थव्यवस्था का तो आधार है ही, साथ में इसके बिना बहुत सी चीज़, इसके ऊपर ही बहुत कुछ चलता है, चाहे वो यातायात के साधन हैं या फिर युद्धिक गतिविधियां हैं, अर्थव्यवस्था है, ये सब चीज़ें उस पर निर्भर करती हैं। तो भारत की स्थलीय और जलीय ये सीमाएं, हमारे सीमांत, हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध और हमारी भौगोलिक स्थिति, ये सब चीज़ें मिलकर भारत के सामरिक महत्व को काफ़ी विशेष बनाती हैं। इसी के साथ हमारा ये आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।